चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके चैप्टर के बीच में दिए हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच फर्स्ट वन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो एक ऐसा मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है वो है आपका मरकरी। A metal that exists in liquid state at room temperature is mercury. Question number 2 is example of a metal which can be easily cut with a knife. एक ऐसा मेटल जिसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हो, वो मेटल है सोडियम। एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। एक ऐसा मेटल का एग्जाम्पल जो कि हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है वो है सिल्वर। एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एक ऐसा मेटल का एग्जाम्पल जो कि हीट का पुअर कंडक्टर है, बुरा कंडक्टर है, वो है मरकरी एंड लीड। मेटल्स दैट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर मरकरी एंड लीड। सो ये था आपका फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन। दूसरा इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। सो मेलिएबल और डक्टाइल की क्या मीनिंग है? तो मेलिएबल की मीनिंग है अ सब्सटेंस that can be beaten into thin sheets are called malleable. For example, most of the metals are malleable. वैसे substances जिनको पीट कर शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, चदरे के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, वैसे सब्सटेंसेस को हम मेलिएबल कहते हैं। और मेटल एक मेलिएबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। डक्टाइल, substances that can be drawn into thin wires are called ductile. ऐसे substances जिनसे हम तार बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, वैसे सब्सटेंसेस को हम डक्टाइल कहते हैं। और मेटल एक डक्टाइल सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। ये आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1 था। वहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे उस सेक्शन में, वो यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट है इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2। यहाँ पे कहा गया है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मिनरल, ओर एंड गैंग। तो मिनरल की डेफिनेशन देखते हैं। मिनरल, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अकर इन नेचर एज इन कंबाइंड स्टेट एज मिनरल्स। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिनरल इज फिक्स्ड। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो कि नेचर में पाए जाते हैं, हमारे आसपास पाए जाते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं और उसी कंबाइंड स्टेट को हम मिनरल कहते हैं। और मिनरल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होता है। ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हमारे आसपास मिलते हैं हमें, वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं और उस कंबाइंड फॉर्म को हम मिनरल कहते हैं। और मिनरल का जो केमिकल कंपोजिशन है जिनसे मिलाकर वो मिनरल बना है, वो केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। और मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं उन्हें ओर कहते हैं। और ये एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा करने से हमें फायदा हो, तो वैसे मिनरल्स ओर कहलाएंगे। तीसरा, गैंग, द इम्प्यूरिटीज सैंड, सिल्ट, सॉयल, ग्रेवल एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द ओर आर कॉल्ड गैंग। तो ये जो 4 इम्प्यूरिटीज बताई गई हैं, अगर इस तरह की इम्प्यूरिटीज हमारे ओर में प्रेजेंट है तो उसे हम गैंग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। दूसरा है कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। तो पहला देखते हैं आयरन विथ स्टीम। तो आयरन का अगर स्टीम के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, स्टीम कुछ भी नहीं है, वाटर ही है, गैस के फॉर्म में। अग्री? तो आयरन लिया, Fe लिया, इसका रिएक्शन कराया हमने H2O के साथ, तो बना हमारा Fe3O4 प्लस H2। अब इस रिएक्शन को हमने बैलेंस किया है। राइट साइड में 3 आयरन है, Fe3 है, इसलिए यहाँ पे 3Fe हो गया। O4 था, इसको बैलेंस करने के लिए हमने H2O में 4 लगाया, तभी लेफ्ट साइड में O4 हो सकेगा। और O को 4 करने के चक्कर में हमारा H8 हो गया, तो हमने H2 के साथ भी 4 लगा के इसे भी 8 किया है। दूसरा हमारा इक्वेशन है कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। तो कैल्शियम का रिएक्शन कराया हमने वाटर के साथ, तो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस H2 प्लस हीट रिलीज हुआ। आप जानते हैं कि कैल्शियम और पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हीट रिलीज करता है। तो अगेन हम यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं। कैल्शियम बैलेंस्ड है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए राइट साइड में हाइड्रोजन 4 है, OH का H2 है और यहाँ का H2 है, तो H2 मिलके H4 हो गया। तो हमें राइट साइड में H को 4 बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे H2O में 2H2O लगाया है ताकि H4 हो सके। अब H को 4 करने के चक्कर में O2 हो गया, तो O यहाँ पे पहले से 2 है, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ आपने देखा। अगला है पोटेशियम का रिएक्शन वाटर के साथ। तो K जब रिएक्ट किया H2O के साथ तो बनाया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
और H2 गैस प्लस हीट, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे चूंकि H2 था तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया। तो अभी राइट साइड में जो नंबर ऑफ H है वो KOH से 2H और H2 का 2H H4 हो गया। तो H4 को बैलेंस करने के लिए हमने वापस से यहाँ पे 2 लगाया, तो H4 बैलेंस है अभी। अब देखते हैं O को, O 2 है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी O 2 है, और K 2 है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी 2 K है। तो इस तरह से हमारा पोटेशियम के साथ भी रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, samples of four metals A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one. The result obtained have been tabulated as follows. 4 मेटल्स हैं ए, बी, सी और डी, उनका सैंपल लिया गया और नीचे जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं उनके साथ एक एक करके ऐड किया गया और ये देखा गया। तो इस टेबल में इसे दिखाया गया है। ये मेटल्स हैं हमारे, मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी और मेटल डी। और जब ये मेटल ए आयरन 2 सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। जब कॉपर 2 सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है। और जिंक और सिल्वर लाइट नाइट्रेट के साथ कोई रिजल्ट नहीं है। उसी तरह मेटल बी जब आयरन 2 सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन है। मेटल सी जब आयरन 2 सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो नो रिएक्शन है। सिमिलरली ये टेबल डिजाइन की गई है। तो इसके हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल ए, बी, सी एंड डी। विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल? अब इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? अब इस टेबल में जो जो चीज़ें लिखी गई है उसे हम यहाँ पे टेबुलेट कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। पहला, ए मेटल जब रिएक्ट करता है FeSO4 के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं देखा गया। जैसे यहाँ इस टेबल में यहाँ पे दिखाया गया है कि ए जब आयरन 2 सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो मेटल है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है। सिमिलरली ए जब रिएक्ट कर रहा है CuSO4 के साथ तो डिस्प्लेसमेंट देखा गया। इसका मतलब है कि कॉपर से जो मेटल ए है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। सिमिलरली जब मेटल बी रिएक्ट करता है FeSO4 के साथ तो डिस्प्लेसमेंट देखा गया। इसका मतलब है कि जो मेटल बी है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। जब मेटल बी रिएक्ट करता है ZnSO4 के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं देखा गया। इसका मतलब है कि मेटल बी जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से। सिमिलरली जब मेटल सी रिएक्ट करता है FeSO4 के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं देखा गया। इसका मतलब है कि मेटल सी लेस रिएक्टिव है आयरन से। जब मेटल सी रिएक्ट करता है CuSO4 के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं देखा गया। इसका भी मतलब यही कि सी लेस रिएक्टिव है कॉपर से। अगेन जब मेटल सी रिएक्ट करता है ZnSO4 के साथ तो भी कोई रिएक्शन नहीं देखा गया। इसका मतलब है कि मेटल सी जिंक से लेस रिएक्टिव है। अगेन जब मेटल सी रिएक्ट करता है AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट देखा गया। इसका मतलब है कि मेटल सी सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगेन जब मेटल डी रिएक्ट करता है FeSO4 के साथ, CuSO4 के साथ या फिर ZnSO4 के साथ या फिर AgNO3 के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं देखा गया। इसका मतलब है कि मेटल डी जो है वो सिल्वर, जिंक, कॉपर और आयरन ये चारों से लेस रिएक्टिव है। तो इस रिएक्शन के टेबल को देखते हुए हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद आता है मेटल बी, क्योंकि मेटल बी जिंक को रिप्लेस नहीं कर सका था, इसलिए मेटल बी जिंक से कम रिएक्टिव है। लेकिन मेटल बी ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया था। इसका मतलब है कि मेटल बी आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका ये मतलब है कि ये जो मेटल बी है वो जिंक और आयरन के बीच में है। तो यहाँ इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमने जिंक और आयरन के बीच में मेटल बी को रखा है। अगेन मेटल ए ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था लेकिन मेटल ए आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सका था। इसका मतलब है कि मेटल ए आयरन और कॉपर के बीच में कहीं लाई करता है। तो आयरन और कॉपर के बीच में हमने मेटल ए को रखा है। अगेन मेटल सी के बारे में जब आप देखें तो मेटल सी ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया था लेकिन मेटल बी जिंक, कॉपर और आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सका था। इसका मतलब है कि मेटल सी आयरन के बाद आएगा, मेटल सी कॉपर के भी बाद आएगा, मेटल सी जिंक के भी बाद आएगा। तो हमने कॉपर के बाद मेटल सी को रखा है क्योंकि आयरन और जिंक ऊपर आ चुके हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव हैं।
तो यहाँ कुछ आता है आपका मेटल सी और उसके बाद आता है आपका सिल्वर, क्योंकि मेटल सी ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया था, इसलिए मेटल सी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मेटल सी ऊपर है, सिल्वर उसके भी नीचे है, और चूंकि मेटल डी किसी भी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सका था, इसलिए हमारा मेटल डी सबसे नीचे है, वो लीस्ट रिएक्टिव है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप आसानी से इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर में दिया गया है। तो अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हुए हम ऊपर पूछे गए सवालों का आसानी से आंसर दे सकते हैं। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? तो ए बी सी डी में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? तो जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बी हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्वेश्चन 2 था, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट? तो चूंकि कॉपर बी से नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बी में हम कॉपर 2 सल्फेट को ऐड करेंगे तो बी मेटल कॉपर को रिप्लेस करके बी का सल्फेट बनाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। If B is added to a solution of copper 2 sulfate, then it would displace copper B plus CuSO4 gives displacement. ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद ए, उसके बाद सी और उसके बाद डी। तो बी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी।